Hello friends, I'm Dr. Dishant and in my series of lecture, I'm talking about human system. So today we discuss about nervous system part 2. चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है? The information passing through neurons is in the form of electric signals called nerve impulse. Okay? तो नर्व इम्पल्स होता क्या है? जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो जब रन करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज रन करता है या मूव करता है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो वन डायरेक्शन वो कौन सी होती है? तो मैंने जब आपको न्यूरॉन बताया था तो ये न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट और ये उसका पीछे वाला टर्मिनल पार्ट। तो डेंड्राइट्स जो पार्ट होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो एंट्री करते हैं और इस तरीके से रन करके एक्सॉन पे देन टर्मिनल बटन तक जाते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? डेंड्राइट्स टू टर्मिनल बटन, ये डायरेक्शन रहती है और वो यूनी डायरेक्शन रहती है, इसका उल्टा नहीं होता। नेक्स्ट, conduction of a nerve impulse occur by a wave of depolarization followed by repolarization। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो कंडक्ट होता है वो कंडक्टिविटी किस हिसाब से होती है? वो एक वेव के फॉर्म में होती है। वो वेव किस तरीके से होती है? वो होती है डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। अब ये चीज़ क्या है ये आपको आगे समझ आएगा जब अपन फाइनली इम्पल्स कंडक्शन को देखेंगे। ठीक है, तब ये डेफिनेशन आप फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगी। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस फर्स्ट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्वस टिश्यू। पहले नर्वस टिश्यू की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपने को समझ आ जाएगी। डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, सबको समझ आएगा। लिखा है the nervous tissue has two special property. First one is electrical excitability and second one is conductivity। ठीक है, तो इन दोनों को अपन देखते हैं, ये दोनों क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला जो आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। तो मैं आपको एक जनरल वे में बताऊं इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, यानी न्यूरॉन की ये प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूरॉन पे इम्पल्स का जनरेट होना, ठीक है, जो न्यूरॉन की ये प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, अपने अंदर इम्पल्स को यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। समझो कैसे? जैसे किसी ने आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे निडल प्रिक कर दी, मान लो हाथ पे कर दी, ठीक है, तो जैसे ही निडल प्रिक होती है तो उस एरिया के अंदर अपने को सेंस पता चल जाता है कि इस एरिया के अंदर क्या हुआ है, निडल प्रिक हुई है। तो वहां पे जो अपन ने निडल प्रिक की, मतलब अपन ने क्या किया, उस एरिया में स्टिमुलस दिया। तो उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में जो वहां पे इम्पल्स जनरेट होता है, वो जनरेट करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? न्यूरॉन्स के अंदर होता है, नर्वस टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो उस साइड पे जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। तो नॉर्मल ये हो गया, लिखा हुआ है nerve cells exhibits electrical excitability, that is they generate electrical impulse। यदि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने की प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। लिखा है दे जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बाय अल्टरिंग द नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये क्या है कि जो अल्टर द नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वो अपन आगे समझेंगे कि कैसे ये जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो अब कंडक्टिविटी क्या है? एक्साइटेबिलिटी पता चल रही कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना उस एरिया पे जहां पे स्टिमुलस मिला है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है?
कंडक्टिविटी है कि जिस एरिया में स्टिमुलस मिला और उसके लिए इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने की जो प्रॉपर्टी है वही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। जनरली वो ट्रांसमिशन किसकी तरफ होता है, जिस एरिया में स्टिमुलस मिला है वहां से वो इंपल्स जनरेट होता है, वहां से वो क्या होता है, ट्रांसमिट होना शुरू होता है। और जनरली वो अपने कहाँ जाता है, सीएनएस में जाता है, या तो स्पाइनल कोड या ब्रेन में जाता है प्रोसेस होने के लिए। क्लियर? तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। यानी नर्वस टिश्यू जो है जहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होने की प्रॉपर्टी रखता है, वहां उसको नर्व पे ट्रांसमिट करने की भी प्रॉपर्टी रखता है, और ये ट्रांसमिट करने की प्रॉपर्टी जो है उसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। लिख रखा है, nerve cells also exhibit conductivity, that is they transmit electric impulse as a wave from the site of its origin। साइट ऑफ ओरिजिन कहाँ पे होगी, जहां पे स्टिमुलस मिलेगा, along the nerve fiber in a particular direction। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, अपने सीएनएस की तरफ होगी जनरली। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो इसको ढंग से समझना। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक न्यूरॉन का डायग्राम है, बहुत इजी वे में आपको मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बताया है। ये न्यूरॉन का आगे वाला पार्ट जो है वो साइटोन वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा, और उस पे ये डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ही इम्पल्स क्या आता है, अंदर की तरफ एंट्री करता है और मेम्ब्रेन पे रन करके, और लास्ट में कहाँ जाता है, ये एक्सोन पे। तो यहाँ पे ये जो एक्सोन वाला पार्ट है आप देख सकते हो, यहाँ बीच में जो एक्सोन वाला पार्ट आपको अलग से दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर स्वान सेल भी प्रेजेंट है। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये जो एक्सोन है इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रही है स्वान सेल के अंदर, एक्सोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक्सोन का जब क्रॉस सेक्शन कट करोगे, मान लो मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट किया और उसको यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये एक्सोन कैसे दिखाई देता है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये वाली, इसको अपन क्यों क्या बोलेंगे, एक्सोन मेम्ब्रेन या एक्सोन लीमा। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन क्या है, एक्सोन लीमा है। इस मेम्ब्रेन, अच्छा ये भी एक्सोन लीमा और ये भी एक्सोन लीमा, क्योंकि ये इस तरफ वाला पोर्शन है और ये इस तरफ वाला पोर्शन, तो दोनों साइड की मेम्ब्रेन आ गई। क्लियर? एक्सोन के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक्सोन का खुद का क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे ही एक्सोन के अंदर जो प्लाज्म होता है, मैं एक साइड में बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा सेम इधर भी होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया, न्यूरोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म बोल दो, एक्सोप्लाज्म। क्लियर? तो ये एक्सोन लीमा यानी एक्सोन की मेम्ब्रेन, और ये हो गया एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म को ही अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईसीएफ। आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, और एक्सोन के बाहर जो भी टिश्यू फ्लूइड रहता है उसको अपन बोलते हैं ईसीएफ। ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ये चीज आपको ध्यान में। क्लियर हो गया? अब अपन इस पे बात करते हैं कि ये जो एक्सोन लीमा होती है, ठीक है ना, एक्सोन लीमा या एक्सोन मेम्ब्रेन, ये एक्सोन मेम्ब्रेन, तो इस एक्सोन मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो कलर से डिनोट किया गया है इसको अपन बोलते हैं सोडियम चैनल। ठीक है, और ये होता है सोडियम चैनल, और ये है पोटेशियम चैनल। ठीक है, पोटेशियम चैनल। देन आपको यहाँ पे एक और ये येलो ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो यहाँ पे दो टर्म आई है, एक आई है चैनल और एक आया पंप। ठीक है, तो चैनल और पंप में क्या फर्क होता है, फर्क होता है एटीपी का।
देखो कैसे, देखो जो पंप होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एटीपी को यूज करके, यानी एनर्जी को यूज करके आयन का क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, यानी ये पंप करता है एक तरह से। जैसे पंप करने के लिए अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एनर्जी डाल करके अपन क्या करते हैं, पंप करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, वैसे ही ये होता है। लेकिन चैनल क्या होता है, एक नॉर्मल आप कह सकते हो दरवाजा होता है, एक तरह का चैनल होता है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बिना किसी एनर्जी के आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पंप और चैनल में डिफरेंस अपने को पता चलता है। दूसरा, जो ये चैनल्स होते हैं, ये जो आयन चैनल्स होते हैं, उनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का मतलब ये होता है कि इन चैनल, ये चैनल कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे, ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे। ठीक है ना, जैसे ही वोल्टेज चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चैनल जो होते हैं ओपन और क्लोज होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। क्लियर, तो इसलिए इनको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जाते हैं, हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में बताते हैं कि ये जो चैनल होते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो चैनल होते हैं इनमें क्या होता है, इन चैनल के अंदर दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो वोल्टेज गेटेड एक्टिवेटेड चैनल होता है, और नीचे वाला जो गेट होता है उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड गेट। ठीक है, तो जैसे ही मतलब वोल्टेज चेंज होता है मेम्ब्रेन पे, तो ये जो गेट होता है वो ओपन और क्लोज होता है, तो इसकी वजह से आयन अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हायर क्लासेस में समझाई जाएगी, अपने को यहाँ पे इतना ही समझना है कि ये जो सोडियम और पोटेशियम आयन चैनल है, एक्चुअल में ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है। और वोल्टेज में चेंजेस होने की वजह से इन चैनल की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो रेगुलेट होती है ना। ये कब ओपन होंगे और कब क्लोज होंगे वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये इतना हो गया। अब एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो ये न्यूरॉन का पार्ट है एक्सॉन वाला, इसमें जो ये ईसीएफ वाला पार्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आयन होते हैं वो होते हैं सोडियम आयन। सोडियम आयन, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, जबकि जो आईसीएफ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्सोप्लाज्म है, उसके अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर, तो अंदर की तरफ अपने को क्या देखने को मिलेंगे, पोटेशियम आयन, और बाहर की तरफ अपने को क्या देखने मिलेंगे, सोडियम आयन। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो ईसीएफ है उसके अंदर नेगेटिव प्रोटीन्स भी होती है। नेगेटिव प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मैं बना रहा हूँ डॉटेड डॉटेड, ये क्या है, नेगेटिव प्रोटीन्स है। क्या है, नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ सोडियम ज़्यादा होता है, और अंदर की तरफ जो आईसीएफ है उसके अंदर पोटेशियम आयन और नेगेटिव प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे एक चीज़ होगी, जब सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है, ठीक है ना, बाहर की साइड मतलब ईसीएफ वाली साइड, वहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, तो मेम्ब्रेन में क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी। बाहर मेम्ब्रेन के बाहर जो आयन्स इकट्ठा होंगे वो सोडियम आयन होंगे, और वो क्या है, पॉजिटिव आयन है। मेम्ब्रेन के बाहर यानी ईसीएफ साइड में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर, लेकिन अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव प्रोटीन्स है। ठीक है, और पोटेशियम आयन भी है, लेकिन पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन उतनी नहीं होती जितनी सोडियम आयन की बाहर होती है। जो नेट अपने को चार्ज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नेगेटिव प्रोटीन की वजह से। तो अंदर की तरफ अपने को क्या देखने को मिलता है, नेगेटिविटी, यानी नेगेटिव आयंस, जो कि अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन्स है।
तब अपन बात करें तो एक्सॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस ईसीएफ के साइड पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो गए, और आईसीएफ के साइड जो है वो नेगेटिव आयन इकट्ठा हो गए। अब आपने एक थोड़ा बहुत चीज पढ़ा होगा कि जब भी किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के आयन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन एक तरफ इकट्ठा हो गए, नेगेटिव आयन एक दूसरी तरफ इकट्ठा हो गए, तो चार्ज के इकट्ठा होने की वजह से वहां पे क्या हो जाते हैं, पोलरिटी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी देखने को मिलेगी। तो इस पोलरिटी की वजह से क्या पोटेंशियल जनरेट हो जाता है इन दोनों पोल पे, ठीक है। और इन दोनों पोल मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो क्या है, पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एक डिफरेंस बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्हीं पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अपने जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करता है, जिसको अपन इम्पल्स बोलते हैं। अब इन चार्ज के एक्यूमुलेट मतलब इस मेम्ब्रेन पे एक्यूमुलेट होने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो वैल्यू अपन आगे एक ग्राफ में देखेंगे कि कितनी उनकी वैल्यू रहती है। तो वो अपन देखेंगे, जैसे अभी इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव है, अभी रेस्टिंग कंडीशन मतलब कोई इम्पल्स नहीं आया, तो अभी अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिविटी है, तो यहाँ पे इम्पल्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे -70 नॉर्मल रहती है, मिली वोल्ट में रहती है। तो ये कैसे होता है ये अपन आगे देखेंगे। बस आपको इतना समझना है कि चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ सोडियम, जो ईसीएफ एरिया होता है वहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा होता है, जो आईसीएफ एरिया होता है वहाँ पे पोटेशियम और नेगेटिव प्रोटीन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो आगे आपको इम्पल्स कंडक्शन बहुत ईजिली समझ आए। देखते हैं कैसे होता है इम्पल्स कंडक्शन। ये बहुत बेहतरीन डायग्राम के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे क्या होता है आप समझो। ये आपको मैंने बता दिया, ये सारा एरिया जो आप देख रहे हो ये सारे क्या है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सॉन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेस्टिंग कंडीशन की। मतलब जब कोई इम्पल्स नहीं आता, जब कोई स्टिमुलस नहीं आता है तो नर्व क्या रहता है, एकदम रेस्टिंग फेज में रहता है, एकदम रेस्टिंग फेज में। क्लियर। और जब वो रेस्टिंग फेज में रहता है तो आपको पता है बाहर का एरिया जो है वो ईसीएफ है, बता चुका मैं, और अंदर का एरिया क्या है, आईसीएफ है। तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा है और अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन्स ज़्यादा है, नेगेटिव प्रोटीन्स ज़्यादा है, नेगेटिव प्रोटीन ज़्यादा है, और पोटेशियम आयन ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और अंदर की तरफ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। क्लियर। अच्छा, मैंने एक्सोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, पहले का और बाद का। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। तो अपन देखेंगे कैसे इम्पल्स रन करता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हो पूरे फर्स्ट और सेकंड सब में पूरे थ्रू आउट द न्यूरॉन बाहर पॉजिटिविटी देखने को मिलती है और अंदर की तरफ नेगेटिविटी देखने को। ये क्यों होता है ये भी मैं बता चुका, सोडियम आयन बाहर होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन्स होती है। अब आप ये चीज देखोगे तो इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बाहर भी आयन है पॉजिटिव आयन और अंदर भी आयन है नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से ये जो एक्सॉन लीमा है या एक्सॉन मेम्ब्रेन है वहां पे एक पोलरिटी जनरेट हो रखी है। यानी अभी जो एक्सॉन है, जब कोई इम्पल्स नहीं है, रेस्टिंग फेज में है, उस केस में भी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है, यानी दोनों पोल पे चार्ज प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन कंडीशन, और इसी को एक नाम और देते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज किस फॉर्म में बता रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई इम्पल्स नहीं आ रहा या इम्पल्स रन नहीं कर रहा, अभी रेस्ट में है न्यूरॉन, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन वाली स्टेट और रेस्टिंग फेज। क्लियर। इस फेज में अब क्या क्या देखने को मिलता है, अपने ये जो चैनल है ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है। तो सोडियम जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है दोनों ही, वो दोनों ही क्या है, क्लोज है। तो यहाँ पे आप देखो सोडियम चैनल क्लोज और पोटेशियम चैनल क्लोज। लेकिन यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये वाला ये पंप देखो ओपन है। ये क्या कर रहा है, दो पोटेशियम को बाहर से अंदर ला रहा है, यानी ईसीएफ से आईसीएफ में डाल रहा है, और आईसीएफ से सोडियम को निकाल करके ईसीएफ में डाल रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, और इस एक्सचेंज में एटीपी यूज आती है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
ये क्यों हो रहा है ये आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पंप आयन बैलेंस कर रहा है, पोटेशियम आयन को अंदर डाल रहा है और सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है। और उसका रेशियो क्या है, पोटेशियम रेशियो सोडियम जो है वो है 2:3। 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं तो 3 सोडियम बाहर आ रहा है। क्लियर। तो रेस्टिंग फेज में अपने को देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे पोलराइजेशन है, मतलब चार्ज इकट्ठा हो रखे हैं इस मेम्ब्रेन पे, तो कोई ना कोई अपन कह सकते हैं कि यहाँ तो पोलरिटी है, और पोलरिटी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो कितना होना चाहिए रेस्टिंग फेज के अंदर। तो उसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, लगभग वो रहती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, -70 मिली वोल्ट, ये इस रेस्टिंग फेज में पोटेंशियल है। क्लियर। अब क्या होता है, मान लो नव के उस एरिया में स्टिमुलस मिलता है नव को, जिसकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नव की दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स जनरेट करना और दूसरा उसको कंडक्ट करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी देन कंडक्टिविटी। तो जैसे स्टिमुलस मिलता है तो वहां पे इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इम्पल्स जनरेट करवा दिया। तो इम्पल्स जनरेट होगा तो वहां पे क्या चीज होगी, वहां पे क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे ही इम्पल्स आता है, ठीक है, इम्पल्स जनरेट होता है और वो नर्व के अंदर आता है और ट्रांसमिट होने के लिए रेडी होता है, तो उस कंडीशन में जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है उस पर क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले चेंजेस होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो था वो ओपन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, यदि इफेक्टिव इम्पल्स अपने को मिला है तो उस इफेक्टिव इम्पल्स का मतलब होता है ऐसा इम्पल्स जिसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो आगे इम्पल्स जनरेट कर सके। सॉरी, ये अपन कह सकते हैं इफेक्टिव स्टिमुलस। इफेक्टिव स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है में इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो आगे इम्पल्स जनरेट कर सके और देन उसके बाद में उसको कंडक्ट भी कर सके। उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव स्टिमुलस। तो जब अपने को इफेक्टिव स्टिमुलस मिलता है तब क्या चेंजेस होते हैं, यानी वो स्टिमुलस आगे इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट होता है, देखो, जैसे इफेक्टिव स्टिमुलस मिलता है उस केस के अंदर अपने वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही आयन चैनल खुलेगा, ठीक है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा और अंदर की तरफ क्या है, कम है। तो सोडियम अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर एंटर करेगा, जिससे क्या होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन आईसीएफ के अंदर बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और अंदर की तरफ एनवायरनमेंट के अंदर कैसा होने लग जाएगा, मोर पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो अब क्या सीन देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ ईसीएफ की तरफ सोडियम आयन ज्यादा ट्रैप हो गए, इसलिए अंदर की तरफ पॉजिटिविटी आ गई, और बाहर की तरफ सोडियम आयन जो है वो कम हो गए, तो रिलेटिवली बाहर की तरफ क्या आ गई, नेगेटिविटी आ गई। क्लियर, क्योंकि ईसीएफ के अंदर भी क्या होती है, नेगेटिव आयंस वगैरह प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है। तो बाहर की तरफ रिलेटिवली नेगेटिविटी आ गई। तो अब क्या हुआ, पहले जो यहाँ पे आपको अ, जो आयंस का जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा था उसका जस्ट रिवर्स अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले जो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड थी, यानी बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन, अब उसका जस्ट रिवर्स हो गया। ठीक है, और उस रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे पोलरिटी भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। बाहर से जो पॉजिटिव आयन थे वो अंदर की तरफ मूव करने लगे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल था वो पहले का रिवर्स हो गया। तो पहले मेम्ब्रेन पोलराइज थी, तो अब क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन कब होता है, जब अपने को एक इफेक्टिव स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होता है। तो इम्पल्स जब जनरेट होता है तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो चुका है। क्लियर। अब ये रन कैसे करेगा, तो मैंने आपको बताया ये पहला वाला पार्ट हो गया और ये दूसरा वाला पार्ट हो गया। तो जैसे ही सोडियम आयन यहाँ से आएगा तो इम्पल्स यहाँ से रन करना शुरू करेगा। तो मैं आपको इम्पल्स को रन करके बता रहा हूँ, ये देखो, ये इम्पल्स यहाँ से रन करना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया मेम्ब्रेन का क्रॉस, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया।
पोटेंशियल फील्ड बन चुका है जिसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं, धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर बाहर से अंदर। तो नेगेटिविटी से मतलब पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी अंदर जा रही, मतलब यूँ कह सकते हैं बाहर की तरफ नेगेटिविटी हो रही है और अंदर की तरफ पॉजिटिविटी हो रही है। तो ये थ्रू आउट ऐसे होती जा रही है, ट्रिगर हो जाता है एक, और एक वेव के फॉर्म में होता है। और इस आयन मूव की वजह से, आयन के मूव की वजह से जो एक वेव जनरेट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो अब इम्पल्स क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर, तो यहाँ तक मूव कर चुका है, यहाँ तक मूव कर चुका है। अब क्या होगा, ये क्लियर हो गया। तो जब डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन होती है वहां क्या होता है, पोटेशियम चैनल क्लोज रहता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्लोज रहता है, लेकिन ओपन कौन सा रहता है, ये वाला सोडियम चैनल ओपन रहता है। उसी की वजह से क्या होता है, सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन के थ्रू सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं और अंदर की तरफ माहौल को पॉजिटिव कर देते हैं, यानी डीपोलराइजेशन करवा देते हैं। और इसी की वजह से आयंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो अभी फर्स्ट वाले एरिया में इम्पल्स प्रोड्यूस हो चुका है और आगे ट्रांसमिट भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, जब यहां से इम्पल्स निकल जाता है और यहाँ की तरफ पहुंचना शुरू करता है, मतलब सेकेंड वाले एरिया में वापस आना शुरू करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली इवेंट जो पहले वाले में इवेंट हुई थी, अब वैसी की वैसी इवेंट कहाँ पे होगी, सेकेंड वाले में होगी। कि यहाँ तक इम्पल्स ट्रेवल कर चुका, अब यहाँ से आगे की तरफ ट्रेवल करेगा और फिर आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, इस तरीके से वेव आगे की तरफ चलती रहेगी, ठीक है ना, पूरे नौ ट्रैक पे। तो अब क्या हुआ, जब इम्पल्स एक नंबर से दो नंबर पार्ट में आ जाएगा, तो उस एक नंबर वाले पार्ट में वापस से कैसे रीसेटल होगा इस मामला, वो देखते हैं। क्लियर। तो अब जैसे नेक्स्ट वाले सेकंड वाले पोर्शन में आ गए, तो वहां पे भी ये इवेंट होगी, यानी इम्पल्स फर्स्ट से निकल कर सेकंड वाले पोर्शन में आया, तो यहाँ पे भी सोडियम चैनल ओपन होंगे और बाहर की तरफ पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और अंदर की तरफ पॉजिटिविटी आने लग जाएगी। और ऐसा ऐसा थ्रू आउट पूरा एक्सॉन मेम्ब्रेन चलता रहेगा। क्लियर। लेकिन जहां से इम्पल्स रन कर चुका है, आगे निकल चुका है, उस पीछे वाले एरिया में, अब ये जो पीछे वाला एरिया बच गया है उसमें क्या चेंज होते हैं वो देखते हैं इस वाले एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स अब आगे की तरफ चला गया है और यहाँ पे अब हो चुका है। तो अब क्या देखने को मिला अपने को, कि जब पहली वाली डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन थी, तो वहां पे अंदर की तरफ सोडियम क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन अब क्या करना है, इस पॉजिटिविटी को कम करना है, वापस से न्यूरॉन को या एक्सॉन मेम्ब्रेन को वापस से किस फॉर्म में लाना है, रेस्टिंग फेज में लाना है, वापस से सेटल करना है उसको नॉर्मल वाली रेस्टिंग फेज के अंदर। तो कैसे करेंगे, अब सोडियम चैनल ओपन नहीं होता, तो क्या ओपन होता है, तब होता है पोटेशियम आयन चैनल। वापस से आयन बैलेंस करने के लिए पोटेशियम चैनल क्या होता है, ओपन होता है। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होता है तो अंदर के पोटेशियम बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, यानी आईसीएफ से पोटेशियम जो है वो ईसीएफ में आने लगते हैं। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होने लगता है, अंदर की तरफ पॉजिटिविटी कम होने लगती है और फिर से नेगेटिविटी जनरेट होना शुरू कर देती है, क्योंकि अंदर तो नेगेटिव प्रोटीन पहले से ही थी, नेगेटिव प्रोटीन बाहर नहीं निकल सकती, आयंस बाहर निकल सकते हैं। तो धीरे धीरे सोडियम की वजह से जो पॉजिटिविटी बढ़ चुकी थी, अब पोटेशियम बाहर जाने लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ जो सोडियम ने पॉजिटिविटी बढ़ाई थी, वो पोटेशियम बाहर निकल करके पॉजिटिविटी को कम कर रहा है और धीरे धीरे मेम्ब्रेन का क्रॉस नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ये नेगेटिविटी बढ़ गई। क्लियर। तो इस तरीके से पोटेशियम बाहर निकलता रहता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वापस से क्या हो गई, जहाँ पे पहले बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव था, अब उसका फिर से चेंज हो गया, अब अंदर नेगेटिव होने लगे और बाहर क्या होने लगा, पॉजिटिव होने लगे। लेकिन अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पोटेशियम की वजह से हो रहा है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। तो पहले क्या हुआ, पोलराइज, जिसमें बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, फिर इम्पल्स आया जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हुआ, जिसमें बाहर की तरफ नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हुआ। अब डीपोलराइजेशन से फिर क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, वापस से वही फेज आ रही है, यानी बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है, सोडियम चैनल क्लोज, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्लोज, लेकिन पोटेशियम चैनल ओपन। तो अब क्या हो गया, बाहर पोटेशियम आ गया और अंदर क्या रह गया, सोडियम हो गया। लेकिन अपने को वापस यदि रेस्टिंग फेज में लाना है तो ईसीएफ में सोडियम को बढ़ाना पड़ेगा, और सॉरी, ईसीएफ में सोडियम को बढ़ाना पड़ेगा और आईसीएफ में पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, सोडियम तो अंदर आईसीएफ में ट्रैप हो चुका है
और ECF में पोटेशियम ट्रैप हो चुका है। तो उसको वापस से उसकी आयन को बैलेंस करने के लिए, कंसंट्रेशन नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे अपना जो ये पंप है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, वो एक्टिव होता है, ATP का यूज करता है, और बाहर जो सोडियम आयन ट्रैप हो चुके थे बाहर की तरफ, उसको लेकर के अंदर जाता है। जब दो पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं तो उसके जस्ट रिवर्स में आप कह सकते हो अंदर की तरफ जो सोडियम आयन ट्रैप हो चुके थे उसको ये पंप बाहर लाता है 3 के रेशियो में। मतलब जब दो पोटेशियम आयन बाहर से अंदर जाएंगे तो 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर आएंगे। तो इस तरीके से ये जो पंप होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ये आयन बैलेंस करने में, जो कि नॉर्मल स्टेट में करता है, वो उसमें हेल्प करता है। बात समझ आ गई आपको? नॉर्मल जो रेस्टिंग फेज होती है उसमें ये पंप एक्टिव क्यों रहता है, अब आपको समझ आ चुका होगा कि जो आयन इम्पल्स कंडक्शन की वजह से जो ICF के अंदर सोडियम आयन और ECF के अंदर पोटेशियम आयन रह चले गए थे, उसको वापस से रीस्टोर करने के लिए ये पंप ओपन होता है और वर्क करता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आयन के एक्सचेंज की वजह से जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोलरिटी जनरेट हुई, फिर वो पोलरिटी रिवर्स हुई और वापस से सेट हुई, तो उसकी वजह से उस मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में भी क्या हुआ, चेंजेस हुआ। जब रेस्टिंग फेज थी तो मैंने कहा था इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है, लेकिन जैसे ही एक इफेक्टिव स्टिमुलस मिलता है और इम्पल्स जनरेट होता है, तो वो इम्पल्स जनरेट होने के टाइम भी एक पोटेंशियल चाहिए होता है। वो कितना पोटेंशियल चेंज होता है वो अपन देखेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होती है। देन उसके बाद में कितनी तक जाती है एक्शन, जब इम्पल्स आगे की तरफ रन होता है तो जो एक्शन होता है तो उस तक कहाँ तक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है, और देन वापस से रेस्टिंग फेज में आता है तो कितनी वैल्यू आती है। तो पूरा एक ग्राफ के थ्रू अपन समझते हैं कैसे क्या होता है। ये जो प्रोसेस है इसको अब एक ग्राफ में देखते हैं। तो अब ये ग्राफ आप देख रहे हो जिसमें वोल्टेज और टाइम के बीच ग्राफ है। ठीक है, वोल्टेज मिली वोल्ट में है और यहाँ पे टाइम मिली सेकेंड में है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब इसको समझना कैसे क्या हो रहा है। इस ग्राफ को जो पूरा प्रोसेस है नाउ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके साथ में इसको आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली फेज जो है उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाली जो फेज है ना, ये वाली, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ RP। और ये भी कौन सी है, RP, रेस्टिंग फेज है ये। RP रेस्टिंग फेज, जब कोई इम्पल्स नहीं है। तो उस केस में बाहर की तरफ पॉजिटिविटी है और अंदर की तरफ नेगेटिविटी क्यों है, बाहर सोडियम आयन है, अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन्स है। तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है, और उसकी वैल्यू कितनी है वो दे रखी है यहाँ पे -70 मिली वोल्ट। तो इस केस में कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट। क्लियर? लेकिन क्या होता है यदि इस नर्व पे एक इफेक्टिव स्टिमुलस आता है जो कि इंपल्स जनरेट करवा देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाता है, और सोडियम धड़ाधड़ अंदर आना शुरू हो जाता है और पोलरिटी रिवर्स होना शुरू हो जाता है। उसके लिए जो अपने को स्ट्रेंथ चाहिए, उस स्टिमुलस, ऐसा स्टिमुलस जिसकी स्ट्रेंथ इतनी हो कि वो इंपल्स जनरेट कर दे, तो उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, वो कितना पोटेंशियल का होना चाहिए, तो वो उसकी होती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थ्रेशोल्ड वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जिस जिस जिससे ज्यादा पोटेंशियल होने पर इंपल्स जनरेट होता है। क्लियर? तो यदि स्टिमुलस लगभग इतना है, -55 मिली वोल्ट तक का या उससे ज्यादा है, तभी इंपल्स जनरेट होगा, तभी उसको अपन इफेक्टिव स्टिमुलस बोलेंगे। यदि इससे कम वैल्यू का स्टिमुलस है, यानी -55 से मान लो नीचे की तरफ चले गए अपन, -60 मिली वोल्ट चले गए, -70 मिली वोल्ट चले गए, या कुछ भी चले गए नीचे की तरफ, यानी ये वाला वैल्यू पे चले गए,
तो अपन वो जो स्टिमुलस होगा वो इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ आ गई? यदि आपको स्टिमुलस को इम्पल्स में कन्वर्ट करना है तो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -50 55 मिलीवोल्ट। तो जब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे वो जो स्टिमुलस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, -50 मिलीवोल्ट से ज़्यादा का है, ज़्यादा का है। तो उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है ना? एक मिनिमम लिमिट, एक मिनिमम वोल्टेज जिसको पार करने से ही इम्पल्स जनरेट होगा। तो मान लो स्टिमुलस इफेक्टिव था और -55 मिलीवोल्ट से ज़्यादा था, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया, यानी अब वो स्टिमुलस इम्पल्स में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो एक बार जब इफेक्टिव आ जाता है तो ये सोडियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाता है, और थ्रू आउट जितने भी सोडियम चैनल है, जैसे पहले यहाँ का ओपन हुआ फिर आगे वाले का ओपन होगा, इस तरीके से आगे ट्रिगर होते चलते हैं खुद ब खुद। ठीक है? तो जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होता है तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ जाना शुरू करता है, और मेम्ब्रेन के अंदर पहले जो नेगेटिविटी थी अब वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिविटी। लेकिन अपन जो ग्राफ देख रहे हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर का देख रहे हैं, एक्सोन का देख रहे हैं। तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस कंडीशन को अपन क्या बोले थे, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब नेगेटिव से अब किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया पॉजिटिव, जीरो से ऊपर वाला और जीरो से नीचे वाला नेगेटिव। तो अब जैसे ही सोडियम आयन अंदर आना शुरू करता है तो डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर तक चला जाता है पीक पॉइंट। और पीक पॉइंट कितनी है, लगभग 30-40, प्लस में 30-40। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है ना? इस इम्पल्स की वजह से क्या हो रहा है, एक्शन होगा। इसलिए इस इम्पल्स रन को अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है पॉजिटिव में, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे एक्शन होगा। क्लियर? अब क्या होता है, जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाता है, अब यहाँ पे मतलब इम्पल्स ट्रेवल कर चुका, अब यहाँ आगे की तरफ रन करेगा दूसरे पार्ट में, ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट। तो जैसे यहाँ पे ट्रेवल कर चुका, अब यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो अब इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे वापस से क्या होता है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन में क्या होता है, पोटेशियम बाहर निकलता है। जैसे पोटेशियम बाहर जाएगा तो अंदर की तरफ पॉजिटिविटी कम होगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो वापस से रीपोलराइजेशन में क्या होता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है। क्लियर? अब आप पूछोगे सर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये फेज कौन सी है? मतलब रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन के बीच में एक कोई फेज और आती है। यस, ये एक फेज होती है, इसको मैं हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या कंडीशन होती है, जब पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, पोलरिटी को वापस से रेस्टिंग में लाने के लिए, है ना, रिपोलराइजेशन से पोलराइजेशन करने के लिए ये जो पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, तो क्या होता है, एक्सेस पोटेशियम आयन जितना निकलना चाहिए एक्साइट होकर के पोटेशियम आयन अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए था, जो नेगेटिविटी अंदर होनी चाहिए, उससे भी कम हो जाती है। मतलब और ज़्यादा नीचे चला जाता है ये ग्राफ। रिपोलराइजेशन की कंडीशन यहाँ तक होती, जो रेस्टिंग फेज में आ जाती, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा पोटेशियम, एक नॉर्मल लिमिट से और ज़्यादा पोटेशियम एक्साइट होकर के निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोलरिटी जो है वो एकदम नीचे की तरफ आ जाती है, एकदम नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर? तो वो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नीचे चला जाता है। क्लियर? ये आपको यहाँ ध्यान रखना। देन उसके बाद में वापस से एडजस्ट होता है और नॉर्मल फेज में आता है। और एडजस्टमेंट किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से, पंप की वजह से वापस रेस्टिंग फेज में आता है। क्लियर हो गया आप सबको कि भाई यहाँ पे रिपोलराइजेशन हो रहा होता है लेकिन पोटेशियम ज़्यादा ही एक्साइट हो जाता है, तो रिपोलराइजेशन की जगह हाइपर पोलराइजेशन होता है, इसको एचपी बोलते हैं। ज़्यादा ही पोटेशियम एक्साइट होकर के बाहर निकल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, उसको वापस से रेगुलेट करके और नॉर्मल रेस्टिंग फेज में लेके आता है। तो यहाँ पे अपने को रेस्टिंग फेज, फिर डीपोलराइजेशन, देन रीपोलराइजेशन, फिर हाइपर रीपोलराइजेशन, और देन वापस से रीपोलराइजेशन, सॉरी, पोलराइजेशन वाली कंडीशन देखने को मिलती है रेस्टिंग फेज। अब यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, फेल्ड इनिशिएशन। ये क्या है कि जब न्यूरॉन
पोलराइज यानी रेस्टिंग फेज में होता है और अपने को इम्पल्स दिया जाता है, और वो इम्पल्स यानी वो स्टिमुलस दिया जाता है, और वो स्टिमुलस जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है, यानी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो वो वापस से डाउन होता है। डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन तभी होगी जब वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। यदि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करे, तो वो डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब इम्पल्स आगे कंडक्ट नहीं हो पाएगा, यानी वो फेल हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ दिया गया है वो फेल स्टिमुलस का है, जो आगे इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए। क्लियर? तो मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फैक्ट दे रखा है, द नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अबाउट 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पल्स ट्रेवल करता है उसकी एवरेज स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड होती है। So this is all about of impulse generation and their conduction. Okay, thank you.